है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। एयर इंडिया की बोली टाटा सन्स ने जीत ली। कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसी के साथ एयर इंडिया करीब 68 साल के बाद फिर से टाटा समूह के पास लौट आई। एयर इंडिया के वापस टाटा ग्रुप के पास लौटने की कहानी थोड़ी लंबी है। इस कहानी के किरदारों में 3 प्रधानमंत्री, 10 नागरिक उड्डयन मंत्री और 21 साल का इंतजार शामिल है। एयर इंडिया को बेचने का फैसला सबसे पहले सन 2000 में किया गया था। वो मई का महीना था और वाजपेयी सरकार ने एयरलाइंस के 60% शेयर बेचने का फैसला किया। उसके बाद कोशिशें तो खूब की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली और 21 साल बीत गए। अब मोदी सरकार ने ये काम पूरा किया है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया की पूरी हिस्सेदारी सरकार ने बेच दी है। इसी के साथ कर्ज में डूबी एयर इंडिया 68 साल के बाद अपने पुराने मालिक के पास लौट आई है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उसे एक बार फिर अपना बना लिया। एयर इंडिया की घर वापसी के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि वेलकम बैक एयर इंडिया। उसके आगे एक फ्लाइट के इमोजी के साथ उन्होंने जे.आर.डी. टाटा की एक पुरानी तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें उनके पीछे एयर इंडिया के विमान के कुछ एयर होस्टेस उतरती हुई नजर आ रही। आखिर क्यों सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया? 90 के दशक में जब देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई तो एयरलाइंस के बिजनेस में निजी कंपनियां कूदी और कई प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां मार्केट में आई। यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दी जाने लगी और इसी के साथ एयर इंडिया का ग्राफ गिरने लगा। अगले कुछ सालों तक एयर इंडिया कभी घाटे में रही तो कभी थोड़ा मुनाफा भी हुआ, लेकिन सन 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर कर दिया गया और उसके बाद से एयर इंडिया डूबती चली गई। 2007 के बाद एयर इंडिया ने कभी भी मुनाफा नहीं कमाया, सिर्फ घाटा ही हुआ। अगर 2017 से 2018 की बात करें तो 5,350 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2018-2019 के बीच 8,556 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2019-2020 के बीच 7,982 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2020-2021 की बात करें तो अब तक 9,779 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस डील के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान अब टाटा ग्रुप के हाथ में आएगी। एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी टाटा सन्स को मिलेगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 146 विमान हैं। इनमें से 82 विमानों का मालिकाना हक एयर इंडिया के पास है। एयर इंडिया की कुल संपत्ति की बात करें तो वो 26,060 करोड़ रुपए है। सरकार को इस डील में 2,700 करोड़ रुपए का कैश मिलेगा। सरकार टाटा ग्रुप को एयरलाइंस की जिम्मेदारी 4 महीने में दे। डील के ऐलान से 15 दिनों के बाद इस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। एयर इंडिया में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो आज की तारीख में एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं, जिसमें से 8,084 स्थायी कर्मचारी हैं और 4,001 कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1,434 कर्मचारी हैं। ये सभी कर्मचारी टाटा के हो जाएंगे और 1 साल तक इनकी छटनी नहीं हो सकती और उसके बाद भी अगर इनकी छटनी करनी होगी तो इन्हें VRS देना होगा। घाटे के बावजूद एयर इंडिया के पास काफ़ी परिसंपत्तियाँ हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसका अपना स्लॉट है, 130 विमानों का बेड़ा और साथ में हजारों प्रशिक्षित पायलट और चालक दल के सदस्य हैं। टाटा समूह को इस सौदे के साथ ही देश के हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग के पार्किंग स्लॉट और विदेशों में 900 स्लॉट मिलेंगे। पिछले साल मार्च में इसका मूल्यांकन $6 अरब का किया गया था। दिल्ली के बसंत विहार में एयर इंडिया कॉलोनी 30 एकड़ में फैली है। इसकी परिसंपदा की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दिल्ली में मुख्यालय एयरलाइंस हाउस की कीमत भी करोड़ों में है।
एयर इंडिया को समझने के लिए आपको इसके इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 68 सालों के बाद इसकी घर वापसी हो रही है। ये कहानी शुरू होती है जे.आर.डी. टाटा के बचपन से। जी हाँ, जे.आर.डी. टाटा ने महज 15 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन तब वो इसे शौक में उड़ाते थे। समय के साथ ही उनका ये शौक व्यवसाय में बदल गया और अप्रैल 1932 में उन्होंने टाटा एयर सर्विस की स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान 15 अक्टूबर को भरी। उस समय वो सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए। उनकी इस उड़ान में कोई सवारी नहीं थी, बल्कि 25 किलो चिट्ठियाँ थीं। ये चिट्ठियाँ लंदन से इंपीरियल एयरवेज के जरिए कराची लाई गई थी और ये कराची बॉम्बे मद्रास वाली उड़ान हर सोमवार को रवाना होती थी और बेल्लारी में इसका नाइट हॉल्ट होता था। यूं ये 28 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करती थी। इसके बाद नियमित रूप से इसका इस्तेमाल डाक ले जाने के लिए हुआ। उस वक्त ब्रिटिश सरकार टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं देती थी, बल्कि हर चिट्ठी के बदले में मिलता था केवल 16 आना। शुरुआत में टाटा एयरलाइंस का ऑफिस यूहू के पास एक मिट्टी के मकान में होता था। वहां पर मौजूद मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। टाटा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कभी कभार अगर इन विमानों में यात्री बैठते भी थे तो उन्हें चिट्ठियों के ऊपर बैठना पड़ता था। 1938 तक कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हो गया और इसी साल इसने भारत से श्रीलंका के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टाटा एयरलाइंस ने रॉयल एयरफोर्स की काफ़ी सहायता की और सेना की टुकड़ियों को ले जाना और शरणार्थियों के बचाव में भी अहम भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। जे.आर.डी. टाटा का सपना पूरी तरह से उड़ान भर भी नहीं पाया था कि 1953 में उन्हें तगड़ा झटका लगा। यही वो समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बिना बताए ही उनकी विमानन कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। टाटा समूह के मुताबिक अपने समय में टाटा एयरलाइंस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस थी। जे.आर.डी. टाटा का मानना था कि भारत की सरकार नई है और इसे विमान उड़ाने या विमान सेवा कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ होगा कि ये ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंस जाएगा। इससे यात्रियों व कर्मचारियों को परेशानी होगी, जबकि नेहरू सरकार कहती रही कि इससे व्यवस्था सुधरेगी। बाद में सरकार ने उन्हें खुश करने और उनके अनुभव का फायदा लेने के लिए उन्हें एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन बना दिया और अगले 25 वर्षों तक चीज़ें उनकी देखरेख में हुई। वो खुद विमान से यात्रा करते और छोटे छोटे विवरण नोट करते। फिर आता है 1978 का जनवरी का महीना, जब एयर इंडिया के एक बड़े विमान का हादसे में शिकार हो जाना। 213 यात्रियों की मौत हो जाती है, जिसके बाद 25 सालों तक बिना एक पैसा लिए देश सेवा करने वाले जे.आर.डी. टाटा को उनके पद से हटा दिया जाता है। मोरारजी देसाई सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना होती है और कई इस्तीफे भी होते हैं। रेडियो पर यह खबर आई कि जे.आर.डी. टाटा ने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी ने उनके प्यारे बच्चे को छीन लिया हो। कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने एयर इंडिया को बुरी तरह बर्बाद किया। एयर इंडिया को डुबाने के कई सारे आरोप यूपीए सरकार पर लगे। यूपीए सरकार के एविएशन मंत्री पर इससे संबंधित मामले की जांच भी चल रही है। प्रफुल्ल पटेल मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2011 तक नागरिक उड्डयन मंत्री थे। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय किया गया। खाड़ी देशों की 3 कंपनियों को उड़ान के लिए रूट आवंटित किए गए। आरोप है कि ये पैसा 3 विदेशी एयरलाइंस एयर अमीरात, एयर अरेबिया और कतर एयरवेज की ओर से दिया गया। इन्हीं 3 कंपनियों को फायदे वाले रूट आवंटित किए गए। आरोप है कि इन कंपनियों के लिए दीपक तलवार लॉबिंग कर रहे थे।
उसने प्रफुल्ल पटेल के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर विदेशी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाया। इसमें कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार का नाम सामने आया। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल को ईडी ने अपनी चार्जशीट में दीपक तलवार का दोस्त बताया है। यूपीए शासन के दौरान इसकी हालात और खराब होती गई। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर होने से एयर इंडिया का संकट बढ़ना शुरू हो गया। विलय के बाद पहले वर्ष में ही इस नई यूनिट ने 2226 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। टाटा सन्स भारत का एक बड़ा औद्योगिक घराना है। टाटा सन्स की वित्तीय सहायता बहुत अच्छी है और इस लिहाज से अगर टाटा के पास एयर इंडिया की कमान जाती है तो ये बहुत राहत की बात होगी। एयर इंडिया को लोन देने वाले बैंकों के लिए भी ये अच्छी खबर हो। इस डील के बाद टाटा सन्स भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन जाएगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही एयर एशिया इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के रूप में 2 एयरलाइंस मौजूद हैं। अगर बोला जाए लाइफ हैज़ कम ए फुल सर्कल फॉर टाटा ग्रुप तो गलत नहीं होगा। टाटा ग्रुप ने ही टाटा एयरलाइंस के रूप में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। इस लिहाज से ये 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी कहें तो गलत नहीं होगा। तो आइए अंत में बात करते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा अपने सरल स्वभाव और व्यक्तित्व को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ तक फैंस ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग तक उठाई है। आपको बताते हैं कि कैसा रहा रतन टाटा का बचपन और किस तरह शादी तक नहीं पहुँच पाई उनकी प्रेम कहानी। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपने बचपन के बारे में बताया कि मेरा बचपन खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मेरा भाई और मैं बड़े होते गए हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण रैगिंग और व्यक्तिगत परेशानी का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों में इतना आम नहीं था जितना आज है। रतन टाटा ने बताया कि उनके पिता नवल और मां सोनी टाटा का तलाक उस वक्त हो गया था जब वे महज 10 साल के थे। उन्होंने बताया कि जब मेरी मां ने दोबारा शादी की उसके तुरंत बाद स्कूल के लड़के हमारे बारे में तरह तरह की बातें कहने लगे, लेकिन हमारी दादी ने हमें हर कीमत पर गरिमा बनाए रखना सिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे मुझे और मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टियों के लिए लंदन लेकर चली गई। वास्तव में वहीं उन्होंने हमारे अंदर मूल्य डाले। वे हमें बताती थी कि ऐसा मत कहो या इस बारे में शांत रहो, और इस तरह हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने और पिता के विचारों में मतभेद के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं वायलिन सीखना चाहता था और मेरे पिता पियानो सीखने के लिए कहते थे। मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, जबकि पिता चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और वो कहते थे कि इंजीनियर बनूं। हालांकि बाद में रतन टाटा पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए और इसका पूरा श्रेय उनकी दादी को जाता है। आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पर उनके पिता नाराज हो गए। फिर रतन टाटा लॉस एंजलिस में नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने 2 साल तक काम किया। उन दिनों के बारे में उन्होंने बताया कि वे काफ़ी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। लॉस एंजलिस में रतन टाटा को प्यार हुआ और वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। हालांकि उन्होंने वापस भारत जाने का फैसला किया क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वे भी उनके साथ भारत चले। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की से भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। आपको एयर इंडिया के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।